किसी अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो, किसी अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो, क्योंकि यह आज का दिन जो आपको किस्मत से मिला है, यही आपका अवसर है, इसे जाया मत होने दो। किसी अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो, क्योंकि यह आज का दिन जो आपको किस्मत से मिला है, यही आपका अवसर है, इसे जाया मत करो। समय बहुत कीमती है। टाइम इज मनी एंड टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए समय के पास इतना समय नहीं है कि जो आपको और समय दे सके। इसलिए जो समय हमें मिला है वो लिमिटेड है। एंड इस समय को जो अच्छे से यूटिलाइज करेगा, जो अपने खुद के स्किल्स डेवलपमेंट के लिए उस समय को यूज करेगा, जो खुद के लर्निंग के लिए इसको यूज करेगा, जो खुद को इंप्रूव करने के लिए इस समय को यूज करेगा, वो इस लाइफ में सक्सेसफुल होगा। एंड इसीलिए समय ये सबके पास लिमिटेड है। एंड इसलिए जो भी स्टूडेंट आज आप जो रिविजन्स कर रहे हो, जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जो आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करते हो, एग्जाम पीरियड तक का जो टाइम है ये गोल्डन टाइम होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रिपरेशन इस टाइम पे होता है। एंड जो इस लास्ट 1 मंथ या जो लास्ट 2 मंथ हम बोलते हैं, उसको अच्छे से यूटिलाइज करता है ना, रिजल्ट उसी का आता है, सिलेक्शन उसी का होता है। इसीलिए जो बचा हुआ टाइम है उसको आप कैसे यूटिलाइज करते हो, इस टाइम को कैसे मैनेज करते हो, कैसे अपने रिवीजन को एकदम मस्त एकदम अच्छे से करते हो, कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ रिवीजन करते हो, ये डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन कितना अच्छा होगा। तो जितना अच्छा टाइम का यूटिलाइज होगा, जितना अच्छा रिवीजन होगा, उतना अच्छा सिलेक्शन भी होगा। तो इसलिए टाइम को अच्छे से यूज कीजिए, टाइम को वेस्ट मत कीजिए एंड रिविजन्स पे फोकस कीजिए। जितना अच्छे से रिवाइज कर सकते इस बचे हुए टाइम में आपको रिवीजन करना है। जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं ये इस बचे हुए टाइम में आपको करनी है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा न्यू सेशन। आज हम डिस्कस करें न्यू गारंटेड क्वेश्चन का न्यू टॉपिक, न्यू क्वेश्चंस, एंड इससे हम सीखेंगे बहुत सारी लर्निंग्स। तो अब तक जो हमने गारंटेड क्वेश्चन सीरीज में क्वेश्चंस देखे, इस सब से हमने क्वेश्चन को कैसे रीड करना है, क्वेश्चन को कैसे एनालाइज करना है, क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टेटमेंट को कैसे रीड आउट करना है, स्टेटमेंट में किस तरह से स्टेटमेंट का मीनिंग निकालना है, सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन कैसे करना है, इन सब बातों पे हमने बहुत सारे मतलब लर्निंग्स लिए। आज भी हम कुछ नए टॉपिक के क्वेश्चन लेके आए, उससे भी नए लर्निंग्स लेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन गारंटेड क्वेश्चंस का। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल, कितना प्यारा क्वेश्चन है, ऑटोफैगी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन है। सो सम स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रोसेस ऑफ ऑटोफैगी आर गिवन बिलो। ऑटोफैगी मतलब ऑटोफैगोसाइटोसिस। तो ऑटोफैगोसाइटोसिस ये स्ट्रेस कंडीशन में होती है। ऑटोफैगोसाइटोसिस में जनरली जो डैमेज ऑर्गेनिल्स है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, उनका डिग्रेडेशन होता है। एग्रीगेटेड प्रोटीन से, अनफोल्डेड प्रोटीन से इनका डिग्रेडेशन किया जाता है। तो सेल अगर सेल्फ डैमेज ऑर्गेनिल्स को डिग्रेड करे, कुछ प्रोटीन्स को, एग्रीगेटेड प्रोटीन्स को डिग्रेड करे, तो वो एक ऑटोफैगोजोम बनाती है एंड ऑटोफैगोजोम को लाइसोजोम के साथ फ्यूज करती है एंड उस लाइसोजोम मेडिटेड यहाँ पे डिग्रेडेशन होता है। तो देखो ऑटोफैगी ऑकर्स व्हेन सेल्स कंटेन एग्रीगेटेड प्रोटीन, ये सही है। जैसे मैंने आपको बोला एग्रीगेटेड प्रोटीन से, अनफोल्डेड प्रोटीन से या डैमेज ऑर्गेनिल से, इन सब के केसेस में ये ऑटोफैगी होती है। ये करेक्ट है, वेरी गुड। ऑटोफैगोजोम फ्यूज विथ एनी क्यू, एनी ऑर्गेनिल्स के साथ नहीं होगा, इट फ्यूज विथ लाइसोजोम, क्योंकि लाइसोजोम ही डिग्रेड कर सकता है, क्योंकि फैगोसाइटोसिस में भी फैगोजोम लाइसोजोम के साथ फ्यूज होता है। ये ऑटोफैगोसाइटोसिस है, मतलब यहाँ पे भी ऑटोफैगोजोम होगा जो सेल्स के साइटोसोल में बनता है एटीजी प्रोटीन से, एटीजी प्रोटीन से, ये आगे जाके लाइसोजोम के साथ फ्यूज होता है। बी तो गलत ही है, तो बी को निकाल दो। देखा आपका कितना सिंपल हुआ। एंड डी तो करेक्ट ही है। अभी आपने ए को करेक्ट मान लिया और क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि डी भी करेक्ट है, तो डी दोनों में ऑप्शन में कॉमन है, तो डी करेक्ट है, मतलब ए एंड डी ऑप्शन होना चाहिए। बट आपको कंफर्म करना चाहिए सी ऑप्शन गलत है क्या। ऑटोफैगोजोम इज सिंगल मेम्ब्रेन, तो ये सिंगल मेम्ब्रेन नहीं होता, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, इसलिए सी गलत है। सी गलत है तो सी को एलिमिनेट कर दो, ए एंड डी ऑप्शन। ऑटोफैगोजोम फ्यूज विथ लाइसोजोम फॉर्म ऑटोफैगोलाइसोजोम, सही है।
ए एंड डी ऑप्शन करेक्ट है, बट इस स्टेटमेंट के रीडिंग करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, ऑटोफैगोसाइटोसिस का कंसेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन देखो कितना सिंपल है कि आपको छोटे छोटे स्टेटमेंट दिए, ये छोटे छोटे स्टेटमेंट बहुत अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको रीड करने में टाइम नहीं लगता। एक क्वेश्चन को करने में ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट या 1.5 मिनट। ये क्वेश्चंस आपके टाइम को बहुत बचाते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं। ओके, क्योंकि टाइम बचता है, क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है, एंड निगेटिव होने के चांसेस नहीं, क्योंकि जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हो उतना गलती के चांसेस ज्यादा है। कम इंफॉर्मेशन में आप जब रीड करोगे तो गलत होने के चांसेस कम होते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को ज्यादा अटेम्प्ट करो। ऐसे जो सिंपल छोटे छोटे स्टेटमेंट के क्वेश्चन, ये बहुत प्यारे होते हैं, एकदम मस्त होते हैं। ओके, और इनको सॉल्व करने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, मतलब सब वे से आपको बेनिफिट ही बेनिफिट है। ओके, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन, ये एपोप्टोसिस का क्वेश्चन है। ड्यूरिंग एपोप्टोसिस, फॉस्फेटिडिलिसरीन यूजुअली प्रेजेंट इन द इनर लिपलेट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन flips to the outer membrane. Annexin 5 is a protein that binds to PS. Using this tool, we identify the apoptotic cells and necrotic cells. Normal cell population by FACS using FITC tag annexin 5. Now देखो, propionate iodide is used to stain the nucleus with generally identify necrotic cells. तो propionate iodide necrotic cells को bind होता है एंड लेट apoptotic cells को bind होता है. So in which area of plot you should get early apoptotic? अभी इतना सब कुछ बताया है, पूछा अर्ली एपोप्टोटिक सेल है, तो आपको फोकस किस पे करना है? अर्ली एपोप्टोटिक सेल्स पे। अभी देखो, सबसे फर्स्ट आपको ये देखना है कि एक्स एक्सिस पे एफआईटीसी दिया है और यहाँ पे पीआई दिया है। तो जहाँ पे एफआईटीसी है तो सिर्फ एफआईटीसी का सिग्नल जहाँ पे भी आता है वहाँ पे अर्ली एपोप्टोटिक सेल्स आते हैं। तो देखो, क्वाड्रेंट 3 जो है ना, जहाँ पे सिर्फ एफआईटीसी का सिग्नल है, यहाँ पे अर्ली एपोप्टोटिक सेल्स आते हैं। ओके, यहाँ पे लेट एपोप्टोटिक सेल्स आते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों भी सिग्नल आते हैं, क्योंकि प्रोपेडियम आयोडाइड प्लस एफआईटीसी दोनों पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पे दोनों सिग्नल आते हैं। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव का क्वाड्रेंट है। तो देखो, ये पॉजिटिव पॉजिटिव का क्वाड्रेंट है, दोनों पॉजिटिव है। यहाँ पे नेगेटिव एंड पॉजिटिव का क्वाड्रेंट है, यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव का क्वाड्रेंट है। यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि एफआईटीसी का सिग्नल नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव प्रोपेडियम आयोडाइड का है। तो यहाँ पे प्रोपेडियम आयोडाइड का सिग्नल है, तो यहाँ पे क्या होता है? नेक्रोटिक सेल्स। और यहाँ पे दोनों भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव। और दोनों जहाँ पे नेगेटिव होते हैं ना, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे हेल्थी सेल्स, नॉर्मल। यहाँ पे नॉर्मल सेल्स होते हैं, हेल्थी सेल्स होते हैं। तो नॉर्मल सेल्स, हेल्थी सेल्स। तो देखो, ये इस तरह से, मतलब अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये फैक्स का क्वेश्चन है, फैक्स में आपको प्रोपेडियम आयोडाइड का सिग्नल कौन रिलीज करता है? तो नेक्रोटिक सेल्स। या एफआईटीसी एनेक्सिन 5 का सिग्नल कौन रिलीज करता है? तो अर्ली एपोप्टोटिक सेल। एंड अगर दोनों सिग्नल प्रोपेडियम आयोडाइड प्लस या एफआईटीसी एनेक्सिन 5, इन दोनों का सिग्नल कौन रिलीज करता है? तो वो है लेट एपोप्टोटिक सेल्स। तो ये है मेजर रोल ऑफ द गारंटेड क्वेश्चन सीरीज में सेकेंड क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। ये समझ में आपको? तो देखो, ये इस तरह से है, तो ये ग्राफ आपको पता होना चाहिए, ये इसी तरह से क्वाड्रेंट आएंगे। ओके, तो अर्ली एपोप्टोटिक आया, इसलिए क्वाड्रेंट 3 करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट जो है, देखो ये भी एपोप्टोसिस का क्वेश्चन है। सेल्स ड्यूरिंग अंडरगो एपोप्टोसिस बाय टू डिस्टिंक्ट इंटरकनेक्टेड पाथवेज, ये दो पाथवे से एपोप्टोसिस करते हैं। एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक पाथवे इज एक्टिवेटेड, तो एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक है। नाउ pathway is activated by extracellular ligand binding to the cell surface death receptor. Whenever apoptotic stimulus activate intrinsic pathway, the pro-apoptotic back and back proteins become activated and induce release of cytochrome C from mitochondria, leading to caspase cascade activation, resulting in the apoptosis. Now देखो, दो सेल्स है, सेल ए और सेल बी। सेल ए है, सेल बी है। देखो, इन सेल ए साइटोक्रोम सी इज इंट्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो इंजेक्शन, वेयर सेल बी साइट, अभी देखो
तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये साइटोसोल है, दिस इज द साइटोसोल। अब देखो होता क्या है, आपने क्या सेल ए में साइटोक्रोम सी इंट्रोड्यूस्ड इनटू द साइटोसोल, इंजेक्शन वेयर सेल बी साइटोक्रोम सी इंट्रोड्यूस्ड माइग्रेशन बाय बैक एंड बैक्स इनएक्टिवेटेड है, साइटोक्रोम सी इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू माइक्रो इंजेक्शन, तो यहाँ पे साइटोक्रोम सी डाल दिया। अब ये साइटोक्रोम सी कहाँ पे डाला है, तो साइटोसोल में डाला है, तो यहाँ पे साइटोक्रोम सी डाल दिया, और यहाँ पे भी आपने साइटोक्रोम सी डाल दिया, तो यहाँ पे भी डाल दिया, और यहाँ पे भी डाल दिया, यहाँ पे भी साइटोक्रोम सी डाल दिया साइटोसोल में। अभी पूछा क्या है, ये साइटोसोल में डाल दिया, और यहाँ पे भी साइटोसोल में डाल दिया। अभी यहाँ पे बैक एंड बैक्स इनएक्टिव है, बट ये मैटर नहीं करता, क्योंकि बैक एंड बैक्स ना हो तो भी साइटोक्रोम से साइटोसोल में आया, तो इसका मतलब दोनों केसेस में क्या होगा, दोनों केस में एपोप्टोसिस होगा, यहाँ पे भी एपोप्टोसिस होगा, यहाँ पे भी एपोप्टोसिस होगा, सो दोनों केस में एपोप्टोसिस होगा। तो सेल ए में भी एपोप्टोसिस होगा, देखो, और सेल बी में भी एपोप्टोसिस होगा, क्योंकि दोनों केस में आपने साइटोक्रोम से डाल दिया है। व्हाट विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, तो दोनों सेल्स में एपोप्टोसिस होना चाहिए, देखो ये वाला ग्राफ आना चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो देखो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो यहाँ पे एपोप्टोसिस हुआ। तो एपोप्टोसिस हुआ। ओके, सो देखो तो कितना सिंपल है, तो इस तरह से आपको मॉडिफाइड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, ऐसे कैंसर केसेस में भी पूछ सकते हैं, तो इसलिए इसको अच्छे से करना। ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट होते हैं, ग्राफिकल क्वेश्चन से एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पेपर पे जब तक आप ड्रॉ नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन। दूसरा, आपका इंटरप्रिटेशन भी सही होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन में क्या पूछा है उसके अकॉर्डिंग है आपको इंटरप्रिटेशन देना है, इसलिए क्योंकि ग्राफ बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, इसलिए देखो ग्राफ सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को करते समय बहुत बहुत कॉन्सेंट्रेशन 100% होना चाहिए, फोकस 100% होना चाहिए। ऊपर जो क्वेश्चन में बोला है वो सब पता होना चाहिए, क्या बोला है, क्या इन्फॉर्मेशन दी है, पूछा क्या है, ये बातें जब तक क्लियर ना हो तब तक ऐसे क्वेश्चन को हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन होते तो बहुत सिंपल है बट एनालिसिस रिक्वायर्ड होता है, इसलिए एनालिसिस अच्छे से करना, फिर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना। ओके, तो ये हुआ आज का हमारा सेशन। तो आज के सेशन में हमने डिफरेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया, उससे हमने डिफरेंट पैटर्न्स डिस्कस किए। तो ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, तो आप इनको अच्छे से एनालाइज करना। ओके, एंड इस सीरीज में आपको क्या क्या सीखने को मिला, आपने क्या क्या सीखा, सारे क्वेश्चंस को देखना गारंटेड क्वेश्चन के, क्योंकि सारे पैटर्न के क्वेश्चन हमने कवर कर लिए, ऑलमोस्ट सारे पैटर्न के क्वेश्चन कवर हुए। अगर ऐसे पैटर्न्स के क्वेश्चन आएंगे तो आपको कभी डिफिकल्ट नहीं जाएंगे। ओके, तो आपने इस सीरीज से क्या क्या सीखा, आपको क्या क्या लर्निंग मिली, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सो थैंक यू ऑल, हैप्पी लर्निंग।